गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने सिर्फ सोचा है कि इंड एस 2 इन्वेंट्री कंप्लीट करेंगे। इंड एस 2 इन्वेंट्री विल बी कंप्लीटेड इन दिस सेशन, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं, क्योंकि कल की सेशन अपनी लास्ट जो सेशन हुआ था इंड एस 2 पर, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। सो वी शैल रिवाइज फर्स्ट हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ डाउट्स, क्योंकि जितने डाउट्स थे मैंने लास्ट में आपके डील कर लिए थे, और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मुझे कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछ लिए थे। तो इस रिवीजन में मैं फिलहाल डाउट्स आपके एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और अगर आपके डाउट्स आएंगे भी तो मैं वो बाद में डील करूँगा, अभी डील नहीं करूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन इंड एस 2 इन्वेंट्रीज से। हमने जो कल पढ़ा था उसको जल्दी से 2 मिनट रिवाइज करते हैं पहले। लेट्स रिवाइज इट, ओके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री इज एन असेट which is held for use in the ordinary course of held for sale in the ordinary course of business, मतलब finished goods in the process of production for such sale, मतलब WIP। और तीसरा in the form of materials or supplies which are to be consumed in the production or rendering of services, ठीक है। rendering of services से एक बात याद आई, incomplete services are not covered as inventory under this Ind AS 2, but for rendering services if you are having any some kind of materials, मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था बुक्स वगैरह, ठीक है ना, पेन ड्राइव वगैरह, तो ऐसे केस में डेफिनेटली दे विल बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री। नॉन एप्लीकेबिलिटी को डिवाइड करेंगे अपन 2 हिस्सों में। नॉन एप्लीकेबिलिटी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 एरियाज। फर्स्ट, full Ind AS not covered, and second, only the measurement part not covered. Now what is full Ind AS not covered? Full Ind AS not covered under 2 things. First, financial instruments. Second is biological assets relating to agriculture activities. Financial instruments, why? Because Ind AS 109 is there, but there is one exception for that. Which one is foreign exchange contracts, forward exchange contracts. Forward exchange contracts entered for physical delivery of some goods, then it will be covered under Ind AS 2. sorry. So forward exchange contract, if it will be covered under Ind AS 2, right? Forward exchange contract, if it is entered for physical delivery of goods, it will be covered, otherwise not covered. Biological assets relating to agriculture activity, Ind AS 41 is there, so obviously it will not be covered. But मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट बताया था कि बायोलॉजिकल असेट अगर नॉट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो क्या क्या होगा। देन ओनली द मेजरमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट टू बी कवर्ड। ऐसा क्या है? ओनली द मेजरमेंट प्रिंसिपल्स कवर नहीं होंगे, ऐसा क्या होगा? 2 चीजों पर, कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स, दे वैल्यू देयर, दे मेजर देयर इन्वेंट्री जनरली एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड द वन इज agriculture produce, forest produce, mineral produce, they value their inventories at NRV. अच्छा, measurement of inventory very important. The most important section of this Ind AS is measurement of inventory. Measurement of inventory we have to divide it into 3 types. हमें 3 टाइप में डिवाइड करना पड़ेगा. First is what? Finished goods. Second is WIP का measurement. तीसरा raw material का measurement. फिनिश गुड्स का मेजरमेंट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कॉस्ट में 3 चीजें आएंगी, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटीज, परचेज टैक्स, ऑल एवरीथिंग। सेकेंड, कन्वर्जन कॉस्ट, जनरली द लेबर, डायरेक्ट लेबर वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, and overhead cost is subclassified into 2 categories: production overhead, production fixed overheads, production variable overheads. हमने प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड्स के रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था। सिंस
For fixed overheads, we need a recovery rate. So for recovery rate, the recovery rate should be based on normal capacity always. There is only one exception. When the actual capacity or actual production is more than normal, in that case, we have to change the recovery rate from normal to actual. Okay. What about other cost? Sir, other cost क्या होता है? Other cost means any cost of bringing the inventory to its present location and condition. मतलब इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन तक, कंडीशन तक, जहां से आप उसको सेल कर सके, जहां से आप उसको सेल कर सको, वहां तक पहुंचाने का खर्चा, जनरली वेयर हाउस तक पहुंचाने तक का खर्चा, राइट? जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस. बट एक बार वो उस लोकेशन तक पहुंच गया, वेयर हाउस तक पहुंच गया, गोडाउन तक पहुंच गया, उसके बाद वेयर हाउस रेंट, गोडाउन रेंट, स्टोरेज कॉस्ट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज विल नॉट बी कवर्ड. इवन द एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल लॉस विल नॉट बी कवर्ड. कल किसी ने दो डाउट पूछे थे कि सर अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ वो कवर होगा? द आंसर इज नो. दूसरा किसी ने पूछा था सर मान लीजिए वो अपने वेयर हाउस 1 तक पहुंच गया, फिर मान लीजिए वो वेयर हाउस 1 से लेकर वेयर हाउस 2 तक हमने उसको वापस से एक बार और पहुंचाया, क्या होगा? वो भी कवर नहीं होगा. वंस इट इज लोकेटेड एट फर्स्ट वेयर हाउस, द एक्सपेंसेस, नाउ द एक्सपेंसेस विल नॉट बी कवर्ड. अच्छा, सो दिस वाज मेजरमेंट ऑफ फिनिश गुड्स का कॉस्ट. दूसरा एनआरवी. एनआरवी क्या होता है? एनआरवी इज सिंपल. एनआरवी मींस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल. Now from where you have to find out the estimate selling price? Simple. On 31st March, generally we don't finalize our accounts. When we finalize our accounts? After 31st March. So when you are going to finalize the account, suppose in 30th April, 1st of May, 5th of May, 10th of May, during that period, if your inventory, if your finished goods become sold, that sale price, that sale event will be the best evidence you can take to estimate the NRV. Understood? So NRV will be like that. Now lower of cost or NRV for finished goods. Now what about WIP? WIP का क्या करेंगे? WIP में cost क्या होगा? Cost incurred till date. Understood? दूसरा NRV, we cannot find out NRV of WIP. We cannot find out NRV of WIP separately. So what to do? NRV of finished goods shall be taken first of all. Then the further cost to produce finished goods, to complete the WIP, further cost to complete the WIP shall be deducted. NRV में से, finished goods की NRV में से WIP को के ऊपर और जो खर्चा होने वाला है फ्यूचर में उसको माइनस करेंगे. और सेलिंग एक्सपेंस तो हम वैसे भी माइनस करते हैं एनआरवी के लिए, फिनिश गुड्स के एनआरवी के लिए भी करते हैं. तो बेसिकली फिनिश गुड्स की एनआरवी जो भी होगी उसमें से आपको फर्दर कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस करना है, विच एवर इज लोअर हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद लास्ट वन इज रॉ मटेरियल मेजरमेंट. रॉ मटेरियल का मेजरमेंट कैसे? बिल्कुल ही अलग टाइप से. रॉ मटेरियल का मेजरमेंट कैसे होगा? द रॉ मटेरियल मेजरमेंट शैल डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ फिनिश गुड्स. If the NRV of finished goods is more than the cost of finished goods, अगर finished goods का NRV finished goods की cost से ज्यादा है तो डेफिनेटली हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि रॉ मटेरियल की भी NRV रॉ मटेरियल के कॉस्ट से ज्यादा होगी. ऐसे केस में कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, मतलब यहां पर कॉस्ट कम है तो रॉ मटेरियल विल बी मेजर्ड एट कॉस्ट ओनली. सेकेंड, अगर रॉ मटेरियल का अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी फिनिश गुड्स के कॉस्ट से कम है, फिनिश गुड्स के कॉस्ट से कम है, सो देयर इज नीड टू वरी. क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स का एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है. ऐसे केस में क्या करते थे? ऐसे केस में ये होता था कि यार कॉस्ट से कम है, कॉस्ट से अगर कम है तो यार मतलब फिनिश गुड्स को अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो मुझे रियलाइज कम होगा, मेरा कॉस्ट पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा. अगर मेरा कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगा दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, शायद मेरे फिनिश्ड गुड्स अब मार्केटेबल नहीं है. तो जो मेरे पास रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी रखा है, ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा कि मैं और फर्दर प्रोडक्शन करूं, क्योंकि मेरा फिनिश गुड्स का वैसे ही एनआरवी कम है. तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने रॉ मटेरियल को जाके सप्लायर के साथ रिप्लेस कर दूं, मैं नया रॉ मटेरियल लेके आऊं, मैं कुछ और लेके आऊं.
So what will be the replacement cost of that raw material? That replacement cost will be considered for the measurement of raw material. बट याद रखना, इसमें एक और पॉइंट मैं बता दूं, कल मैं जल्दबाजी में क्योंकि लाइट चला गया था मैं नहीं बता पाया था. मेजर रॉ मटेरियल एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज लोअर. ये लिख लेना. ऐसे केस में ओरिजिनल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर. सपोज ओरिजिनल कॉस्ट आपका 100 रुपीज पर यूनिट रॉ मटेरियल का और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 90 रुपीज, तो यू हैव टू मेजर इट एट 90. बट अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा है 120 है और ओरिजिनल कॉस्ट 100 है, तो ऐसे केस में आप ओरिजिनल कॉस्ट पे मेजर करोगे. सो ये चीज ध्यान रखिएगा, विच एवर इज लोअर. गाइस, दिस इज द case for raw material. Understood? I think हमने यहां तक डिस्कस किया था. Now we shall further proceed towards how to identify cost. Now अभी तक हमने ये पढ़ा कि इन्वेंट्री के मेजरमेंट के लिए कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower. एनआरवी भी हमने देखा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एनआरवी. द बेस्ट एस्टिमेट टू आइडेंटिफाई द एनआरवी इज द सेल इवेंट आफ्टर balance sheet date. Generally, how to identify NRV. Now the main questions is how to identify cost. सर मतलब इसको थोड़ा सा समझाओ, ये क्या है how to identify cost? बेटा कॉस्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूं मैं कैलकुलेटर का बिजनेस करता हूं, मान लीजिए, और कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करता हूं या फिर मैं कैलकुलेटर का ट्रेडिंग करता हूं. अब मैं हर मंथली कैलकुलेटर को प्रोड्यूस करता हूं. अब हर मंथ मेरा कैलकुलेटर का प्राइस पर यूनिट वेरी करता है. हर महीने मेरे कैलकुलेटर का प्राइस पर यूनिट वेरी करता है. अप्रैल के मंथ में कैलकुलेटर प्राइस पर यूनिट वॉज 60 रुपीज, मई के महीने में 62, जून के महीने में इट वॉज 58, जुलाई में इट वॉज 65. सो एवरी मंथ द कैलकुलेटर प्राइस, कैलकुलेटर कॉस्ट मे वेरी बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. रॉ मटेरियल का प्राइस ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना, लेबर का प्राइस ऊपर नीचे हो गया. हर बार हमेशा आपके फिनिश गुड्स का कॉस्ट हमेशा सेम नहीं हो सकता. तो जब आप मार्च एंडिंग में अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो, आपके पास मान लीजिए 1000 कैलकुलेटर्स क्लोजिंग स्टॉक में रखे हुए हैं, तो आप उनको मेजर करने के लिए कॉस्ट कौन सा लोगे? आप 62 रुपीज का रेट लोगे कि 60 रुपीज का रेट लोगे कि 58 का लोगे? आपके पास जो कैलकुलेटर बचे वो आप ये तो एस्टिमेट नहीं, मतलब ये आपको नहीं पता कि ये कैलकुलेटर कौन से वाले महीने के प्रोडक्शन के हैं. यू कैन नॉट एस्टिमेट लाइक दिस कि मतलब ये आप शायद जज नहीं कर सकते हो कि यार ये कैलकुलेटर मैंने कौन से महीने का बनाया था. तो ऐसे केस में आप कॉस्ट कौन से महीने की लोगे, कौन से महीने की पिक करोगे? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है. अब ये कैलकुलेटर है, अब कैलकुलेटर को छोड़कर अब यहां मैं बोलूं कि कैलकुलेटर नहीं है, एयरक्राफ्ट है, शिप्स है. शिप्स और एयरक्राफ्ट छोड़ दो, ज्वेलरी है, ठीक है ना. मतलब देयर कैन बी सो मैनी टाइप ऑफ गुड्स, सो मैनी काइंड ऑफ इन्वेंट्रीज. तो ऐसे केस में हर काइंड ऑफ इन्वेंट्री में सेम रूल नहीं अप्लाई हो सकता कॉस्ट के लिए, ठीक है ना. तुम लोग बोलोगे सर फीफो कर लेंगे, सर वेटेड एवरेज कर लेंगे. बात सही है तुम लोगों की, फीफो और वेटेड एवरेज कर सकते हैं, बट ये फीफो वेटेड एवरेज हर जगह हर चीज पे अप्लाई नहीं हो सकता. अलग अलग नेचर ऑफ इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग हमें मेथड बनाना पड़ा कि यार कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मेथड सही होना चाहिए. सो हम बोले यहां पर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इन्वेंट्री. ये डिपेंड करता है कि इन्वेंट्री का नेचर क्या है. हालांकि ये मैनेजमेंट डिस्क्रिशन पर है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट विल डिसाइड कि मैं कौन सा वाला मेथड चूज कर सकता हूं. मैनेजमेंट विल डिसाइड कि मैं कौन सा वाला मेथड चूज करता हूं, ये मेरी मर्जी है. बट ऑब्वियसली जो उन्होंने इंड एस 2 ने जो मेथड बोले हैं वो ध्यान में रखते हुए बोले सारे के सारे नेचर ऑफ इन्वेंट्रीज को. तो यहां पर हमने दो हिस्सों में इसको क्लासिफाई करना चाहा, नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल. अब ये नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल क्या होता है? what do you mean by not ordinarily interchangeable? ऐसी इन्वेंट्री which is not generally can be interchangeable, which cannot be generally interchangeable. Like if I talk about the calculator, it is interchangeable. मेरे पास कैलकुलेटर का मैंने स्टॉक पड़ा हुआ है
एक ही मॉडल का कैलकुलेटर है, मोबाइल्स, कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जनरली मैक्सिमम इन्वेंट्रीज आर इंटरचेंजेबल, कि चलो ठीक है हमने तो बैच में लमसम क्वांटिटी में बनाया, हमारे पास जो भी रखा हुआ है हम जानते हैं कि वो तो सेम मॉडल का कभी भी बनाया, कोई दिक्कत नहीं, इट इज इंटरचेंजेबल. बट there are some kind of inventories which cannot be interchangeable, like jewelry may not be interchangeable, क्योंकि ज्वेलरी अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कैरेट्स का बन सकता है, ठीक है ना, हर काइंड ऑफ ज्वेलरी पे बात करें. एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, सपोज एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स आर मेड फॉर कस्टमाइज बेस्ड ऑन द कस्टमाइजेशन और द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. सो हो सकता है, मान लीजिए मैं 4 व्हीलर मॉडिफाइड 4 व्हीलर्स का काम करता हूं, ठीक है ना, मेरे पास बहुत सारे मॉडिफाइड 4 व्हीलर्स हैं और मैं कस्टमर से मैं उसके कस्टमाइजेशन, उसके स्पेसिफिकेशन पूछ के उसके लिए मैं मॉडिफाइड गाड़ियां बनाता हूं. अब मान लीजिए मेरे पास जितनी भी मॉडिफाइड कार्स हैं वो इंटरचेंजेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि वो हर अलग अलग कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है. सो जनरली मॉडिफाइड व्हीकल्स, ज्वेलरीज, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स. अब एयरक्राफ्ट की बात करें, लेट अस से कि इंडिया ने फ्रेंच कंपनी को रफेल एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया. अब जो रफेल एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया, मान लीजिए सपोज फ्रेंच कंपनी ने वो इंडिया की एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो रफेल एयरक्राफ्ट्स बनाए, वो 36 रफेल एयरक्राफ्ट बनाए. दैट फ्रेंच कंपनी कैन नॉट सेल सच सेम काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट टू एनीबडी एल्स. सो सच एयरक्राफ्ट विल बिकम नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल. फ्रेंच कंपनी ये नहीं बोलेगी कि चलो ठीक है हमने 40 बना दिए, 4 हम किसी और को बेच देंगे. नो, दे कैन नॉट डू इट बिकॉज एग्रीमेंट है. सो इट इज नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल. ऐसे केस में क्या करते हो? ऐसे केस में सबसे बेस्ट है we have to follow specific identification method. Now what do you mean by specific? इसका हिंदी करो, specific identification method. Specific identification मतलब you have to specifically identify the cost, कि अच्छा क्योंकि ये customized goods है, क्योंकि ये नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है, तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली कौन कौन सा खर्चा किया है. मतलब यू हैव टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई द रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कि इस गुड्स को बनाने के लिए मैंने क्या क्या खर्चा किया है. यू कैन नॉट अप्लाई FIFO method, LIFO method, weighted average method or any other method because they are not ordinarily interchangeable. But in case of inventories which are ordinarily interchangeable, what you can do? ऐसे केस में you may have so many methods. Again, subdivide into 2 categories: historical approach, non-historical approach. मैनेजमेंट ये देख ले कि मैनेजमेंट हिस्टोरिकल अप्रोच को फॉलो करना चाहता है कि वो हिस्टोरिकल अप्रोच को फॉलो नहीं करना चाहता है. सर ये हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होती है? हिस्टोरिकल अप्रोच मतलब आप जाइए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हिस्ट्री में, मतलब बेसिकली हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं. तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से जाके फाइंड आउट करिए कि व्हाट इज द कॉस्ट बेसिकली. सो हिस्टोरिकल अप्रोच में हमारे पास 2 मेथड्स हैं, FIFO एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट. What do you mean by FIFO? FIFO is basically first in first out. हमारे पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो इन्वेंट्री डेफिनेटली लास्ट प्रोडक्शन जो हमने किया होगा, लास्ट परचेज जो हमने किया होगा, उसमें जो हमें रेट मिला था वो रेट पर हमारा इन्वेंट्री मेजर होगा. What do you mean by weighted average cost? Weighted average cost मतलब हमने करंट ईयर में जितने भी परचेजेस किए हैं अलग अलग रेट्स पर, वो जाइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से जाके निकालिए. हिस्टोरिकल अप्रोच, अंडरस्टूड और नॉट? वो जाइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में निकालिए कितना कितना यूनिट्स प्रोडक्शन किया, उस यूनिट से मल्टीप्लाई करके एक एवरेज कॉस्ट निकलेगा, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट. आप वो ले लीजिए. बोथ आर कवर्ड अंडर हिस्टोरिकल बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू लुक एट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अंडरस्टूड और नॉट? वहां से आप कॉस्ट फाइंड आउट करते हो, चाहे FIFO हो चाहे वेटेड एवरेज कॉस्ट हो. द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, वेयर there are 2 methods. One is retail price and the second one is standard cost. One is retail price, the second one is standard cost. Sir, what do you mean by retail price and standard cost? See, retail price इसमें लिखा है how to use, when to use. पहले अपन when to use पढ़ते हैं. When there are wide variety of products with similar margin. Yes, retail price.
रिटेल प्राइस जनरली उन इंडस्ट्रीज के लिए फेवरेबल है, ये उन इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है जो रिटेल सेक्टर्स में होती हैं, जो बड़े बड़े रिटेल सेक्टर्स में होती है, जैसे शॉपर स्टॉप, हाँ, रिलायंस फुटवेयर्स, राइट। सो ऐसे लाइफस्टाइल, ठीक है ना, सो ऐसे रिटेल, बिग बाजार। सो अगर मान लीजिए दे आर डीलिंग इन द वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, मतलब सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ बेचते हैं वो लोग, मैक्सिमम या बहुत सारे आइटम्स बेचते हैं। दे आर डीलिंग इन द वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, सो फॉर देम दिस रिटेल प्राइस मे बी फीजेबल। हाउ टू यूज? रिटेल प्राइस मेथड बोलता है कि आपको कॉस्ट वॉस्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना जीपी रेशियो डिसाइड कर लो। सपोज आप रिटेल इंडस्ट्री में हो और आप बहुत सारे गुड्स में डील करते हो, तो मान लीजिए आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो जनरली सेम है। जनरली आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सभी गुड्स में सेम है, लगभग 10%, लगभग, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा बट लगभग 10% आपका ग्रॉस मार्जिन रहता है। सो डू नॉट लुक एट द कॉस्ट, जस्ट फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको पता होगी क्योंकि उसके प्रोडक्ट का एमआरपी होगा या वॉट एवर जो भी होगा, ठीक है ना। अब जैसे आप बिग बाजार जाते हो, डीमार्ट जाते हो, तो वहां पर बारकोड होता है और बारकोड से बेसिकली प्राइस मालूम पड़ जाता है। सो यू मस्ट हैव द सेलिंग प्राइस इन योर स्टेटमेंट और इन योर सिस्टम ऑलरेडी लिस्टेड। उसमें से आप अपना ग्रॉस मार्जिन माइनस कर दो, आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो ग्रॉस मार्जिन आपका हमेशा से सेम होगा, माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने 3 कैटेगरीज बना ली, गुड्स कंसीडरिंग ग्रॉस मार्जिन ऑफ 10%, गुड्स कंसीडरिंग ग्रॉस मार्जिन ऑफ 15%, गुड्स कंसीडरिंग ग्रॉस मार्जिन ऑफ 20%। 3 कैटेगरीज हो गई, तो तीनों कैटेगरीज के लिए आपने सेल प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन कर लिया, आपका रिटेल सेक्टर में ये गुड्स का कॉस्ट आ गया। Now what is this? Standard cost. Standard cost can only be used by those manufacturing industries, manufacturing, service sectors नहीं. Standard cost can be used by those manufacturing industries who actually applies the standard costing method. जो आप अपनी costing में पढ़ते हो, standard costing method. So when to use? Cost records are maintained properly. Every product is having different product margin. जब हर प्रोडक्ट का अलग अलग मार्जिन है और आप कॉस्ट रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप स्टैंडर्ड प्राइसिंग अप्रोच पे जाओगे। सर ये स्टैंडर्ड प्राइसिंग अप्रोच क्या होती है, आपको अच्छे से पता है। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमेशा क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ लेबर, और वो हर महीने कीप्स चेंजिंग, एवरी मंथ इट मे कीप चेंजिंग बिकॉज आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड आप यूज कर रहे हो। सो दिस कैन बी डन एज अंडर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, जिसमें आपको हिस्ट्री में जाके फीफो लीफो वेटेड एवरेज वगैरह देखने की जरूरत नहीं। अच्छा, लीफो इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो दिस वाज द हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट, दिस वाज हाउ टू आइडेंटिफाई कॉस्ट। आज के सेशन में सिर्फ इंड AS 2 होगा, ठीक है। मुझे वैसे भी आगे आज एक छोटा सा काम है, तो आज मैं नया इंड AS स्टार्ट नहीं करूंगा। द न्यू इंड AS विल बी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट सेशन, right, in the next session. New Ind AS will be started in the next session. अच्छा, आई होप गाइज आपने चार्ट बुक परचेज किया होगा, चार्ट बुक आप परचेज कर लिया होगा, चार्ट बुक का आपने ऑर्डर प्लेस कर लिया होगा। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने चार्ट बुक परचेज कर लिया है। वी हैव गॉट योर ऑर्डर्स, डोंट वरी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपके ऑर्डर्स हमें मिल चुके हैं और जितना जल्दी हो सकेगा आपके चार्ट बुक आपके डिस्पैच हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चार्ट बुक जिन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 400 का चार्ट बुक है, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब सर लेक्चर प्राइवेट कर देंगे तो फिर चार्ट बुक लेने से क्या मतलब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 400 की चार्ट बुक में आपको 4000 का फायदा मिल जाएगा। फायदा 4000 छोड़ो, मैं मतलब दैट प्रॉफिट, दैट बेनिफिट कैन नॉट बी मेजरेबल। बेसिकली चार्ट बुक 400 रुपए की है यार, उसमें तुम अगर ऐसे बात कर रहे हो कि सर प्राइवेट कर देंगे फिर सर चार्ट बुक हम ऑर्डर नहीं करते, इट इज नॉट लाइक दैट। आप चार्ट बुक ऑर्डर करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। इवन यू कैन गेट द यू कैन टेक द फीडबैक ऑल्सो। जिन लोगों ने मेरा चार्ट बुक परचेज किया है आप उन लोगों से फीडबैक लीजिए, बल्कि आपको मालूम पड़ेगा कि कितना प्यारा चार्ट बुक है, एंड इन जस्ट 400 रुपीज। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप पढ़ रहे हो तो चार्ट बुक जरूर लो। आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, चार्ट बुक बहुत काम आएगा आपको। चलिए, ओके सर, मार्केटिंग कर रहे हो यार, थोड़ा बहुत तो बनता है ना यार। मैं इतना सब कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, थोड़ा मार्केटिंग नहीं, इट्स जस्ट
कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा चार्ट बुक एक्चुअली परचेज करो, जेन्युइनली आई वांट। क्यों? क्योंकि सिर्फ 400 का है, मैंने इसीलिए प्राइस इतना रखा है कि हर बच्चे के पास एक चार्ट बुक होनी चाहिए ताकि उसका रिवीजन अच्छे से हो पाए। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने कम प्राइस में कोई प्रोवाइड कर रहा है इतनी अच्छी चार्ट बुक। द नेक्स्ट इज इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। हाँ सर ये क्या है? आपको याद है मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको मैंने कल मतलब इसी सेशन के पार्ट 1 में जब कल लाइट चली गई थी, एक एग्जांपल दिया था कि हम बेसिकली इन्वेंट्री को असेट क्यों मानते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्यों आता है। सिंपल सी बात है, परचेज हमने किया 1 लाख रुपीज में ये सोच के कि हम इन 1 लाख रुपीज के गुड्स को सेल करेंगे। जब हमने सोचा कि हम 1 लाख रुपीज के गुड्स को सेल करेंगे तो हमने इस 1 लाख को एक्सपेंस मान लिया, बट बाद में हमने देखा कि हमने तो सेल सिर्फ 90,000 के गुड्स किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो अगर मैंने 90,000 के गुड्स को 130 में सेल किया तो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि 130 की सेल के अगेंस्ट आपको एक्सपेंस भी दिखाना चाहिए प्रोपोर्शनेट, मैच करते हुए। तो क्या मैं 130 की सेल के अगेंस्ट 1 लाख का एक्सपेंस दिखाऊं? द आंसर इज नो। द रिमेनिंग 10,000 गुड्स आर नॉट येट सोल्ड, आई विल सेल देम in the next year. So technically my current year expense should only be recognized at 90,000. So मैंने क्या किया, मैंने आउट ऑफ 1 लाख मैंने 10,000 को रिवर्स कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको एक्सपेंस ट्रीट किया था तो एक्सपेंस डेबिट होता है, बट मैंने बाद में उसको एक्सपेंस रिवर्स करके असेट बना दिया एंड हेंस इट बिकम्स अ क्लोजिंग इन्वेंट्री और वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आ गया, क्योंकि वो हटा रहा हूं मैं उसको, मैं उस एक्सपेंस को रिवर्स कर रहा हूं इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आ रहा है। ठीक है, अब सोचिए कि टेक्निकली ये 10,000 रिवर्स करने से आपका नेट एक्सपेंस कितना बुक हुआ? नेट एक्सपेंस कितना बुक हुआ? नेट एक्सपेंस आपका बुक हुआ 90,000 का। सो दिस 90,000 इज अ एक्सपेंस। तो ये वही पूछ रहा है कि सर इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, इन्वेंट्री को जो कि असेट होती है उसको एक्सपेंस कब मानोगे? इन्वेंट्री जो कि तुम्हारी असेट होती है, इन्वेंट्री जो तुम्हारी असेट होती है वो एक्सपेंस कब माना जाएगा? बेटा वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे, तुम्हारी इन्वेंट्री एक्सपेंस कब मानी जाएगी। तो पहला COGS when actually sold, when you are actually selling the inventory you have to book the revenue and by complying with the matching principle against such revenue you have to recognize the proportionate expense. So as soon as you are selling the goods you have to recognize the asset as an expense. So पहला केस एंड द मोस्ट कॉमन केस जो जनरली इन्वेंट्री को एक्सपेंस हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि इन्वेंट्री असेट होती है बट उसको एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज कब किया जाता है? जब आप गुड्स को सेल करते हो तब आपके वो एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज हो जाता है, आपके वो ट्रेडिंग P&L अकाउंट में डेबिट हो जाता है। दूसरा, अगर इन्वेंट्री सेल नहीं भी हुई है तो भी क्या वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? यस, जब उसकी NRV कम हो। जैसे मैंने अब आपको यहां बोला कि फॉर एग्जाम्पल उसका मुझे 10,000 का कॉस्ट बच गया, अब मैं देखना चाह रहा हूं कि इसका NRV कितना है, तो NRV मैंने देखा इट इज 8,500, सो आई हैव टू वैल्यू द इन्वेंट्री एट टेक्निकली 8,500। सो नाउ टेल मी आउट ऑफ 1 लाख 90,000 का एक्सपेंस तो मैंने क्यों बुक किया? बिकॉज ऑफ द रीजन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रिमेनिंग 10,000 का आपका असेट होना चाहिए, पर आप तो 8,500 का असेट दिखा रहे हो, तो अगेन 1,500 का आपने टेक्निकली एक्सपेंस बुक कर लिया। सी दिस, मन की आंखों से देखो, 1 लाख का एक्सपेंस, 8,500 का एक्सपेंस रिवर्सल, सो टेक्निकली 91,500 का एक्सपेंस। सो आउट ऑफ 91,500, 90,000 is expense because of this goods sold and 1,500 expense because the inventory is reduced to NRV. ठीक है ना, इन्वेंट्री इज रिड्यूस टू NRV। अंडरस्टूड और नॉट? सर और क्या रीजन हो सकता है? ये हो सकता है व्हेन कैपिटलाइज टू PPE, सो बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। कैसे? आपने कोई मटेरियल परचेज किया, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और आप रॉ मटेरियल परचेज करके आपने पहले तो उसको परचेज में डाल लिया, फिर आपको याद है कि नहीं मैं तो ये रॉ मटेरियल अपने असेट में यूज करूंगा। जैसे ही आपने उसको असेट में यूज किया तो आपने उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लिया, पर जैसे ही आप कैपिटलाइज करते हो
तो वो तो आपका एक्सपेंस हुआ ही नहीं, वो तो आपका एसेट ही बना रहा पीपी में। पर जब आगे चल के फर्दर डेप्रिसिएशन होगा, सो बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक्सपेंस इस तरीके से होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर रिड्यूस टू एनआरवी है, सर मान लीजिए अगले साल वो जो 10,000 का कॉस्ट था और एनआरवी 8500 था, सर अगले साल मान लीजिए एनआरवी वापस से बढ़ गया। सपोज सर अगले साल नेक्स्ट ईयर में एनआरवी हो गया 11,000। सर नाउ व्हाट यू विल डू, अगेन 10,000 और 11,000 whichever is lower I have to measure the inventory at 10,000, that means मैं वापस से 1,500 बढ़ा दूंगा। So it is possible कि in the first year ending या quarter ending we measured the inventory at NRV because NRV was the lower. Ultimately the remaining the difference portion was treated as expense, but in the next quarter, in the next balance sheet date, the NRV was higher. Again we are measuring the inventory at cost, so we have to reverse that expense, मतलब वो expense वापस से reverse हो गया, वो आपका income book हो गया एक तरीके से। So this is possible, ठीक है, ये हो गया आपका inventory recognize as an expense। नेक्स्ट केस क्या होगा, allocation of cost to joint product by product, allocation of cost to joint product by product। sir what is this joint product by product? सर ये ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्या फंडा है, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्या फंडा है, ध्यान से सुनिएगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्या फंडा है, हम सब जानते हैं कि कभी कभार ये होता है कि हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस जब फॉलो करते हैं, एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में देयर मे बी सम चांसेस कि हम एक से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों गुड्स या तीनों गुड्स मेन प्रोडक्ट हैं। सो इसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। सो टू प्रोड्यूस ज्वाइंट प्रोडक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सिंगल, एंड सिंस द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सिंगल देयर मे बी सम कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉमन रॉ मटेरियल कॉस्ट, कॉमन कन्वर्जन कॉस्ट। सो कॉमन कॉस्ट हुई है, सपोज मेरा 5 करोड़ का खर्चा आया एक प्रोडक्शन प्रोसेस से, जिससे मेरे 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। अब इस 5 करोड़ के कॉस्ट को मैं 2 अलग अलग प्रोडक्ट में कैसे डिवाइड करूं, आपने ये कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को आपको कैसे डिवाइड करना है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। डिपेंड करता है कि वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है कि नहीं। अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, चार्ज द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट विद देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट। अगर आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस 5 करोड़ में से यार 4 करोड़ का खर्चा तो प्रोडक्ट ए के लिए लगा और 1 करोड़ का खर्चा तो प्रोडक्ट बी के लिए लगा, इट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, देन यू कैन सेपरेट इट प्रॉपर्ली। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। हम जनरली अपने कॉस्टिंग में ये वाला चीज पढ़ते हैं, आपके आईपीसीसी में शायद ये था भी कि जब ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं तो ज्वाइंट प्रोडक्ट के केस में कॉमन कॉस्ट को आप प्रोडक्ट के सेल वैल्यू के प्रपोर्शन में डिवाइड करते हो। सो इफ द कॉस्ट इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, allocate the total joint cost in the ratio of sale value at the point of separation or the completion। जिस पॉइंट पर सेपरेशन हुआ, क्या उस पॉइंट पर आप दोनों प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। तो उनके सेल वैल्यू के प्रपोर्शन में टोटल कॉस्ट को अपोर्शन कर लो। हाँ ठीक है, हम उस पॉइंट पे सेल नहीं कर सकते, हम आगे चल के जब फाइनल प्रोडक्ट फिनिश होगा, कंप्लीट होगा, फर्दर प्रोसेस होने के बाद तो हम सेल कर सकते हैं। तो दोनों का सेल एट द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटायर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सेल वैल्यू जो भी होगा उसके प्रोपोर्शन में कर दो, वॉट एवर यू वांट आप कर सकते हो। सो गाइस दिस इज द बेसिकली फंडा वेयर ज्वाइंट प्रोडक्ट का जो ज्वाइंट कॉस्ट होता है, उस ज्वाइंट कॉस्ट को, मतलब ज्वाइंट कॉस्ट कौन सा, कन्वर्जन कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट को आप अलोकेट करोगे इन प्रोपोर्शन ऑफ सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ईदर एट द सेपरेशन पॉइंट और आफ्टर द कंप्लीशन पॉइंट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन जनरली पूछने जाते हैं। ये पॉइंट बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट फिर भी हमने कवर इसलिए किया है क्योंकि इंड एस 2 कवर करके चलता है इन चीजों को। बाय प्रोडक्ट में याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बाय प्रोडक्ट में करेंगे क्या, डिपेंड करता है ये मटेरियल है कि इमटेरियल है। मोस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स आर कंसीडर्ड एज इमटेरियल और आप उनको स्क्रैप में बेचते हो। जनरली ये होता है, जनरली they are considered as immaterial, and if they are considered as immaterial they must be valued at NRV
एंड देयर एनआरवी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। मतलब पता है क्या हुआ इसका मतलब, आप बाय प्रोडक्ट को कभी इन्वेंट्री मानोगे ही नहीं। बाय प्रोडक्ट आपका जो भी निकला उसका एनआरवी एस्टिमेट करो, उसके एनआरवी को आप टोटल कॉस्ट में से लेस कर दो, जो रिमेनिंग कॉस्ट बचेगा दैट कॉस्ट विल बी द ओनली द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट आपका दिखेगा ही नहीं। और इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन है स्टडी मैट में, याद रखिएगा, इसको करके जरूर जाइएगा। हाँ, क्या क्वेश्चन है कि आपने मान लीजिए कुछ एक्सपेंस किया, कॉमन एक्सपेंसेस किए, टोटल कॉस्ट लगा 5 करोड़ का, उससे 2 प्रोडक्ट बने, एक मेन प्रोडक्ट ए और एक बाय प्रोडक्ट बी। बाय प्रोडक्ट का जो भी एनआरवी एस्टिमेट आपने किया, स्क्रैप वैल्यू या एनआरवी व्हाटएवर, उसको आपने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 करोड़ में से लेस कर दिया। द रिमेनिंग कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट ओनली। मतलब बाय प्रोडक्ट को आप इन्वेंट्री मान ही नहीं रहे हो, आपने तो उसको एनआरवी पे, एनआरवी आपने उसकी माइनस कर दी कॉस्ट से। अगर बाय प्रोडक्ट आपका मटेरियल है तो ऐसे केस में आप उसको ज्वाइंट प्रोडक्ट मानोगे, और ज्वाइंट प्रोडक्ट के केस में अपन ने क्या किया वो ऐसा करेंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ट्रीटेड। नाउ लास्ट स्पेशल केसेस, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। सर ये क्या है ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट? कंसीडर, नॉट कंसीडर। जब भी आप परचेज कॉस्ट निकालते हो, परचेज कॉस्ट, परचेज कन्वर्जन अदर, परचेज कॉस्ट में आप ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो आप माइनस जरूर करोगे, पर अगर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो आप माइनस नहीं करोगे, क्योंकि जो कैश डिस्काउंट होता है इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इमीडिएट पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट ऑलवेज आपका P&L में जाएगा, कैश डिस्काउंट P&L में जाएगा, जबकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपके परचेज कॉस्ट से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है ना? Conversion of PPE into inventory. This is very important point. First of all, you have to read this. पहले आप रीड करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले रीड कर लीजिए आप। हेलो हेलो, okay. When such PPE is sold regularly, PPE is sold regularly after using in the ordinary course of business, ordinary course of business। मान लीजिए, मैं इसमें हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज मैं कार रेंटल का बिजनेस करता हूं। कौन सा बिजनेस? कार रेंटल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सो मेनी कार्स, अलग अलग सेगमेंट की मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कार हैं। आई हैव 50-60 नंबर ऑफ कार्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स, डिफरेंट सेगमेंट की कार्स हैं। पर मेरी एक पॉलिसी है कि मैं अपनी कार जो रेंटल पे देता हूं वो बिल्कुल न्यू कार होनी चाहिए और 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मेरी कार 5 साल से पुरानी हो जाती है मैं उसको जनरली बेच देता हूं और मैं न्यू कार परचेज कर लेता हूं। सिंपल। सो सी, व्हेन PPE इज सोल्ड रेगुलरली आफ्टर यूजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मेरे 2 काम है, एक तो कार रेंटल पे देना, बट जस्ट आफ्टर 5 ईयर आई रेगुलरली सेल देम एज माई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं आफ्टर 5 इयर्स वो कार यूज करता ही नहीं हूं, मेरा ऐसा बिजनेस ही नहीं है। मेरे पास एक स्टैंडर्ड कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स हैं एंड फॉर देम आई जनरली यूज दैट कार जिनकी लाइफ 5 साल के अंदर अंदर है। सो जैसे ही लाइफ 5 साल ज्यादा हो जाती है मैं उनको बेच देता हूं।
सो ये मेरा मान लीजिए काम है, व्हाट टू डू। ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में इट विल बिकम द पीपीई कन्वर्टेड इनटू इन्वेंट्री। ऐसे केस में वो आपका पीपीई था, क्योंकि आप इनिशियली कार लेके आए। सर पीपीई क्यों था? शुरू से आपका इन्वेंट्री होगा ना वो? नहीं, पीपीई की डेफिनेशन में जा नालायक। पीपीई की डेफिनेशन क्या थी? पीपीई इज अ टेंजिबल आइटम which is held for use in the production or supply of goods and services, rental to others or administrative purpose. So here I am using that car for rental purpose. That is my business. Understood or not? So initially I treated my cars, my vehicles as PPE, but just after 5 years I generally sell them. जैसे ही मुझे प्राइस मिलेगा मैं उनको बेच दूंगा, तो मेरा पीपी 5 साल बाद इन्वेंट्री बन जाता है, बिकॉज इट इज रेडी टू सेल। अंडरस्टूड और नॉट? और ऐसा भी नहीं कि वो यूज नहीं हो सकता, बट मैं उसको यूज ही नहीं करता। सेल ऑफ सच पीपीई शैल बी बुक्ड एज सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन द ग्रॉस बेसिस। करना क्या है? करना यह है कि अगर ऐसा कोई केस है जहां पर आप पीपीई को इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर देते हो, तो आप जब उस व्हीकल को बेचोगे तो बेचने पर जो भी सेल प्रोसीड आएगा, वो सेल प्रोसीड को आप ग्रॉस सेल मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे, मतलब ट्रेडिंग P&L में डालोगे। ऐसा नहीं कि आपने एक कार अकाउंट बनाया और कार अकाउंट जो भी प्रोसीड आया वो कार अकाउंट में क्रिएट हो गया, मतलब पीपीई में क्रिएट हो गया, और गेन और लॉस ऑन कार निकालोगे। सो टेक्निकली बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब है कि सेल को सेपरेट ट्रांजैक्शन मानते हुए ट्रेडिंग P&L में डायरेक्टली ले जाएंगे, अलग से गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ कार नहीं निकालेंगे, जैसे हम जनरली निकालते हैं गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई, जो इंडिया 16 बोलता है कि P&L में डालते हैं। So you don't need to calculate the gain or loss on sale of PP. Directly the sale proceed will be treated as sale revenue. So ये एक important point था, मैंने सोचा बता दूं। Last but not the least, spare parts, tools, equipments used in the PPE. ये एक amendment हुआ था कुछ टाइम पहले कि PPE में जो भी आप spare parts use करते हो, ठीक है ना, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, उनको पीपीई मानोगे इंड एस 16 में, कि उनको डायरेक्टली एक्सपेंस मान के P&L में ले जाओगे? तो बोला गया था इफ दे फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ इंडिया 16। क्राइटेरिया ऑफ इंडिया 16 क्या होता है? क्राइटेरिया ऑफ इंडिया 16 का मतलब होता है कि इंडिया 16 मतलब पीपीई की डेफिनेशन में आ रहा है क्या? अब पीपीई की डेफिनेशन क्या थी? हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हाँ, वो हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो होता ही है, क्योंकि वो आप मान लीजिए आपके पास एक मेन मशीन है, उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, तो वो स्पेयर पार्ट्स मशीन में ही लगते हैं और मशीन आपकी हेल्ड फॉर यूज है। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल है, और दूसरा एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ। हाँ, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स का लाइफ 12 महीने से ज्यादा होगा तो आप उसको पीपीई मानोगे। Then treated as PP may be a separate component if amount is material. अगर स्पेयर पार्ट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का लाइफ 12 महीने से ज्यादा है तो आप उसको पीपीई मानो। अब पीपीई कैसे माने? या तो आप जो मेन मशीन है उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो इन स्पेयर पार्ट्स को, या तो फिर अगर वो मटेरियल है तो आप अलग से ही उनको सेपरेट पीपीई मानो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ये मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन है। बट कुल मिला के पीपीई कब मानना है? जब स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स का लाइफ 12 महीने से ज्यादा है। अगर सपोज दे डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ इंडिया 16, मान लीजिए उनका लाइफ 12 महीने से कम है, जनरली इन 7-8 मंथ्स दे यूज टू बी कंज्यूम्ड। 6-7 महीने में स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम हो जाते हैं, फिर से परचेस करने पड़ते हैं, फिर से कंज्यूम हो जाते हैं, फिर से परचेस करने पड़ते हैं, फिर से कंज्यूम हो जाते हैं। ऐसा है। नाउ व्हाट? यू कैन नॉट ट्रीट देम एज अ पार्ट ऑफ पीपीई। व्हाट टू डू? यू हैव टू अप्लाई इंड एस 2 expense and inventory as per Ind AS 2. Now what is expense and inventory? मतलब जैसे ही तुम स्पेयर पार्ट परचेज करोगे तुम उसको कहां ले जाओगे? तुम उसको परचेज कॉस्ट का हिस्सा मानोगे, सेपरेट परचेज दिखाओगे, एक्सपेंस मान लिया। अब बैलेंस शीट पर देखो, बैलेंस शीट डेट पर देखोगे क्या ये स्टिल अनकंज्यूम्ड है, मतलब अगले साल काम आएंगे? हाँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, हमने 3 महीने पहले ही परचेज किया था और परचेज में डाल दिया, एक्सपेंस मान लिया। सेपरेटली परचेज भी तो अलग अलग गुड्स टाइप हो सकती है ना, तो परचेज का आप जब नोट्स बनाओगे तो उसमें अलग से दिखाना परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स फॉर द मशीनरी। आप देखोगे कि बैलेंस शीट डेट पर अभी भी कुछ टूल्स, स्पेयर पार्ट्स अनकंज्यूम्ड हैं क्या? अभी फ्यूचर में कंज्यूम होंगे? हाँ हैं, अभी 2-3 महीने और चल जाएंगे, तो उतना पोर्शन आप इन्वेंट्री मान लेना। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट द एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री एट द बैलेंस शीट डेट इफ दे आर अनकंज्यूम्ड।
So I can write if unconsumed, ठीक है. चलिए, so this was the case of inventory in days 2. I hope आपको चीजें समझ में आई होंगी. Guys, there are 349 students right now watching. आप आराम से ये लेक्चर देखो. मैं लाइव चैट को इनेबल कर रहा हूं. एक इंपॉर्टेंट बात, लाइव चैट को इनेबल करने से पहले ये लेक्चर, आज का लेक्चर 1 घंटा 1 आवर अभी पब्लिक रहेगा, ठीक है ना. 1 घंटा अभी पब्लिक रहेगा. आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि बीच में कुछ बच्चे जुड़े होंगे. ऑब्वियसली अभी मैंने क्लास स्टार्ट किया था 8:10 पर कुछ बच्चे हो सकता है 8:30 बजे आए हों, कुछ 8:45 बजे आए हों. तो मैं ये चीज़ों को कंसिडर करके चलता हूँ. डोंट वरी, मैं इतना भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही गड़बड़ कर दूंगा और मैं लेक्चर खत्म हुआ तो मैं वो कर दूंगा. 1 आवर के लिए डेली आपको लेक्चर मिलेगा. 1 आवर के लिए डेली आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिलेगा, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द सेशन बाय मी. ठीक है, आप आराम से देखिए. अब 1 घंटे में तो तुम निपटा सकते हो. 1 घंटे में क्यों निपटा सकते हो भाई, स्पीड में देख सकते हो तुम. ठीक है, चलिए लाइव चैट को इनेबल कर रहा हूं. आज के दिन सेशन और कुछ नहीं होगा, इंड एज 23 होगा. नेक्स्ट सेशन विल बी इंड एज 23 टुमारो. Yes, chat is enabled. Rental price how to use with example बताओ. दिव्या, rental price basically retail price basically how will you use? You have to take the sale price of a goods, and in that sale price you have to deduct the gross profit margin. You have to estimate the gross profit margin of your business. The gross profit margin will be deducted from the sale price. कन्वर्जन पीपीई टू इन्वेंट्री का ग्रॉस अमाउंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ. अरे यार, मान लीजिए तूने अपनी कार को बेच दिया 4 लाख रुपए में. तो 4 लाख रुपए में जब तूने कार को बेचा तो तू इसको सेल मानेगा. तू एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल. जनरली हम जब पीपीई बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? एंट्री करते हैं बैंक टू पीपीई टू गेन. ये एंट्री करते हैं. पर मैं बोल रहा हूं कि ये एंट्री ना करके हम एंट्री करेंगे बैंक टू सेल. पूरा 4 लाख, मतलब उसको 4 लाख सेल मान लेंगे. हाँ, डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड एनआरवी. डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड एनआरवी. सर ये डिफरेंस क्या होता है? सी, दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट ये बोल सकते हो एनआरवी इज बेसिकली एंटिटी ओरिएंटेड और एंटिटी बेस्ड मार्केट वैल्यू, एंड फेयर वैल्यू इज जनरल मार्केट बेस्ड. नाउ आप बोलोगे सर ये एंटिटी बेस्ड और मार्केट बेस्ड क्या होता है? फेयर वैल्यू हम जनरली इंड एस 113 के अकॉर्डिंग निकालते हैं. 113 इंड एस का फेयर वैल्यू का बोलता है कि भाई मतलब मार्केट में वो गुड्स कितने का बेचा जा सकता है, कितने का बेचा जा सकता है मार्केट में. जनरली उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, कितने का वो प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है. एनआरवी इज एंटिटी बेस्ड. एंटिटी बोल रही है कि हम तो उसको 140 में बेचेंगे, भाड़ में जाए कि वो 130 में बेचा जा सकता है, 150 में बेचा सकता है, उससे हमें मतलब नहीं. वी विल सेल इट एट 130 ओनली. बोलो क्या कर लोगे? सो इट इज एंटिटी बेस्ड एनआरवी. सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन एनआरवी एंड फेयर वैल्यू. देयर इज ओनली वन डिफरेंस. फेयर वैल्यू इज टोटली द मार्केट ओरिएंटेड. व्हाट इज द प्राइस इन द मार्केट. तुम कितने में बेचोगे उससे कोई मतलब नहीं. एनआरवी इज बेसिकली हम कितने में बेचेंगे, एंटिटी ओरिएंटेड. हम कितने में बेचेंगे, हम कितने में बेचने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम वो देखेंगे. दैट इज द डिफरेंस.
सर पीपीई के राइट ऑफ, पीपीई कैसे राइट ऑफ करेंगे सेल एज इन्वेंट्री के केस में? पीपीई राइट ऑफ नहीं करेंगे, पीपीई विल बिकम द इन्वेंट्री। मतलब जो आपकी बुक्स में पीपीई दिख रहा था ना, कार दिख रहा था आपकी बुक्स में, कार अकाउंट डेबिट दिख रहा था, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस। नाउ इट विल बिकम द इन्वेंट्री, मतलब यू हैव टू चार्ज, मतलब सीधी बात है, इसको तुम क्या करोगे, कार का जो कैरिंग अमाउंट है इसको तू परचेज कॉस्ट में चार्ज कर देगा, और जब तू बेचेगा तो वो तेरा सेल बन जाएगा। सो द कार का जो कैरिंग अमाउंट है वो तेरा बन जाएगा रिमेनिंग परचेज कॉस्ट, और वो ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। कैरिंग अमाउंट ऑफ कार विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, द सेल पोर्शन विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, अल्टीमेटली द प्रॉफिट विल बी देयर। हाउ टू डिटरमाइन इन द क्वेश्चन विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द डिटेल्स कि आपको कौन सा मेथड बनाना है, आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है, रिटेल करना है, आपको क्वेश्चन बोलेगा, डोंट वरी, आपको क्वेश्चन बताएगा। When we convert PPE to depreciation, what will be the cost? Its book value? Yes, मधु मैंने अभी वही बताया, its book value. What is the logic behind the treatment of PPE to be treated as inventory? Logic? इतना बड़ा सारा लॉजिक बोला कि यार जब इट इज योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, साफ साफ लिखा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रेगुलरली मैं उसको सेल करता हूं, ऐसा मेरा वो कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, मेरा अपना बिजनेस ही ऐसा है, नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि मैं जनरली अपनी पीपी को सेल करता रहता हूं, तो ऑब्वियसली इट इज द मेन लॉजिक कि भैया वो तो आपकी इन्वेंट्री की तरह ट्रीट हो रही है। इसमें लॉजिक पूछ रहे हो यार। पीपी टू इन्वेंट्री कन्वर्जन में क्या इंडेस 12 लगेगा एस पीपी सेल पे? तो मेरे हिसाब से गौरव इस पे इंडेस 12 ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब पीपीई को इन्वेंट्री मान लोगे तो वो भी आपको इनकम टैक्स में भी वैसा ही ट्रीटमेंट अलग होगा। और अगर मान लीजिए पीपीई का ट्रीटमेंट आपको अलाउ नहीं हो रहा है तो इंडेस 12 लग जाएगा, डिपेंड करता है कि इनकम टैक्स में आपको सेम अलाउ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको असेसिंग ऑफिसर पीपीई के कॉस्ट को परचेज कॉस्ट मानने के लिए तैयार हो रहा है और सेल डायरेक्टली कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इंडेस 12 नहीं लगेगा। पर अगर असेसिंग ऑफिसर कुछ और सोच रहा है तो फिर आपका इंडेस 12 लग सकता है। रवि केडिया, कोई क्वेश्चन है भी नहीं बेटा, एक्चुअली ये एक एफएक्यू आया था बीच में मेंबर्स के लिए, तो मैंने वहां से ये चुराया है। निधि शर्मा, ब्लॉक कर दूंगा, और मैं सच्ची बता रहा हूं फिर थोड़ा सा डांट खा लोगे बेटा। कुछ शैतान बच्चे ऐसे हैं जो फालतू में मतलब 3-4 निधि शर्मा, लड़के लोग ऐसी हरकतें करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, आप प्लीज मत करिए। पैकिंग कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अंकित, यस, पैकिंग कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड। सर इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस का व्हेन रिड्यूस टू एनआरवी वाला प्लीज एग्जांपल दे दीजिए। व्हेन रिड्यूस टू एनआरवी, नालायक, मैंने एग्जांपल दिया था कि द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 10,000 बट वाइल मेजरिंग इट इन्वेंट्री एनआरवी बिकम्स 8500, तो तुम उसको 8500 पे मेजर करोगे। मैंने ये एग्जांपल दिया भी था। अच्छा, मैं नालायक बोलूं तो समझना कि सर फूल बरसा रहे हैं प्यार से, ठीक है ना, बुरा मत मानना। सो the NRV becomes 8500, so 1500 is your ultimately the expense which is charged in the P&L. fair value based, fair value market based and NRV entity based, yes very good, हाँ ऐसा ही होगा रोशनी। FMV of capital asset on the date of conversion is treated as PGBP under income tax। हाँ, अगर ऐसा है शब्द रूप, वाह क्या नाम है, शब्द रूप, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इट विल बी मतलब इंडेस 12 विल बी अट्रैक्टेड। देखो इनकम टैक्स की नॉलेज मुझे नहीं है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनकम टैक्स में अगर कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा तो डेफिनेटली इंडेस 12 लगेगा। अब उसमें कैसे लगेगा यार, आप समझदार हो, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, तो आप उसको मैच कर लो, कंपेयर कर लो। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, यस। पैकिंग कॉस्ट में प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग का एक पॉइंट था सर किसी क्वेश्चन में, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। वो क्वेश्चन मुझसे तुम डायरेक्टली पूछ लेना व्हाट्सएप पे, तब एक्सप्लेन करूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा।
conversion of PP into inventory depreciation we can't claim before conversion. We can claim before conversion, we can claim, but after conversion we can't. What about spares tools point before conversion? Before conversion. What about spares tools point before conversion? Spare and tool को तो from day one you have to treat them as PP or inventory from day one. In other cost, we have to consider all costs which are used to bring the goods to saleable conditions. But when transferring from first warehouse to second warehouse, some modifications are required before transfer. See, if some modifications are required and such modifications are very important before sale, then you can add them. Shubham. Sir, high production estimate करके RR को जैसे reduce किया जा सके प्रॉफिट मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट फुल्ली चार्ज्ड. हाँ, हो सकता है. कंसल्टेंट फीस फॉर एडवाइस टू परचेज इन्वेंट्री और नॉट विल बी इंक्लूडेड इन द परचेज कॉस्ट. विल बी इंक्लूडेड. तान्या, इसका लास्ट एडिशन कब आया? इंडिया इसका लास्ट एडिशन कब आया? इंडिया इसका लास्ट एडिशन, न्यू एडिशन कुछ नहीं होता. बुक्स का लास्ट एडिशन होता है, वो पहले ही आ गया था, शायद लास्ट ईयर में ही आ गया था 2019 में. सर कब तक पब्लिक रहेगा ये लेक्चर? नलायक, मैंने बोला है लेक्चर 1 घंटे, लेक्चर खत्म होने के 1 घंटे तक पब्लिक रहेगा. चलो, डाउट्स आर नॉट देयर नाउ. थैंक यू सो मच. बाय बाय. जय माता दी. अल्लाह हाफिज. लेक्चर विल बी पब्लिक ओनली फॉर 1 hour फ्रॉम नाउ. यूटिलाइज कर लो. थैंक यू सो मच.